हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। अपने जो एलिवेशन कर रहे थे विद्युत क्षेत्र, जिसका पार्ट सेकंड जो है आज अपने करने जा रहे हैं। पार्ट सेकंड के अंदर अपने पास क्या है, आवेशों के गुणधर्म। आवेशों के गुणधर्म यानी कि चार्ज ऑफ प्रॉपर्टीज। कोई भी चार्ज और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तो उसकी जो है प्रॉपर्टीज एक होता है योग, यानी कि आवेशों का योग। आवेशों के योग के लिए क्या कहता है, अगर तुम्हारे पास कोई बहुत सारे दे रखे हैं तो उनका योग जो है बीजगणितीय योग के बराबर होगा। बीजगणितीय योग जैसे यहाँ पे देखना, जैसे अपने पास 3 आवेश दे दिए, +3q -4q और +5q। अब अगर मैं इन सारों को जोड़ूं तो +3 और +5 कितने हो गए, 8 +q और -4q कितने हो गए, +4q। यानी कि जैसे आप किसी भी नंबर को जोड़ते हो, वास्तविक संख्याओं को जोड़ते हैं, सेम वैसे इनको जोड़ते हैं। तो पहली बात ये थी आवेशों के गुणधर्म के अंदर यानी आवेशों का योग। तो आवेशों के योग के लिए क्या कहता है, उनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है। फिर सेकंड नंबर क्या कहता है, निश्चलता। निश्चलता यानी कि ये कहता है अगर कोई आवेश गतिमान है और दूसरा आवेश क्या है, विरामावस्थित है, तो उन दोनों पे आवेश का मान क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। एक वस्तु गतिशील है और एक वस्तु क्या है, स्थिर है। अब अगर गतिशील वस्तु पर तुम्हारे पास +3q आवेश है, अब ये गतिमान है, और जब ये विरामावस्था में होगी तो भी इस पे आवेश कितना रहेगा, समान रहेगा। यानी कि कहने का अर्थ ये आवेश जो है उसके अवस्था पे निर्भर नहीं करता, चाहे वो विरामावस्था है चाहे वो गतिमान अवस्था में है। और थर्ड नंबर अपने पास है संरक्षण। संरक्षण यानी ये कहता है आवेशों का संरक्षण। आवेशों का संरक्षण जैसे आपने पहले छोटी क्लासों के अंदर पढ़ा है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, कब ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है न उसे उत्पन्न किया जा सकता, उसे खाली अपने क्या कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। सेम वही बात यहाँ पे संरक्षण, आवेशों संरक्षण ये कहता है जब आप किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर आवेश स्थानांतरण करवाते हैं तो उसकी ऊर्जा जो होगी वो क्या रहेगी, सुरक्षित रहेगी। यानी आवेश जो हमेशा क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा, खाली उसको क्या है, दूर चेंज हो जाएगा। जैसे कल उन्होंने बात की थी, अगर कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से घर्षण कराया जाता है तो कांच की छड़ अपने इलेक्ट्रॉन क्या करती है, रेशम के कपड़े को तोड़ती है। यानी कि आवेश का क्या स्थानांतरण हो रहा है, आवेश का क्या हो रहा है, स्थानांतरण। परंतु आवेश फिर भी टोटल क्या है, निश्चित है। प्रकृति का कुल आवेश क्या है, निश्चित है। तो इस प्रकार अगर यूरेनियम को आप तोड़ते हो तो थोरियम 90 + हीलियम 2 यानी कि 238 234 + 4 में कितने, 238। यानी कि इसका जो द्रव्यमान वो फिक्स है। यहाँ पर 92 इसका परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक जितने भी जो उसके क्या प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन संख्या। तो यूरेनियम के अंदर कितने 92 इलेक्ट्रॉन है, तो थोरियम के अंदर 90 इलेक्ट्रॉन और हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल अगर आप इनको जोड़ दो तो कितने बन जाते हैं, 92 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। यानी कि कुल उनका टोटल आवेश क्या है, निश्चित है। सेम इसी प्रकार अगर अपने गामा वेव को तोड़ते हैं, गामा रे को, तो उसके अंदर भी उसकी टोटल ऊर्जा वो क्या रहती है, हमेशा संरक्षित रहती है। इसके आगे अपने पास थर्ड नंबर क्या है, क्वांटीकरण। क्वांटीकरण यानी ये कहता है अगर आप किसी भी पदार्थ के ऊपर आवेश का स्थानांतरण करवाते हैं तो आवेश का स्थानांतरण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होगा। इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज यानी कि जैसे 1 2 3 4 ऐसे होगा, ऐसे नहीं है 1.6 आ गया, 1.5 आ गया, 2.6 3.8। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा या 2, ऐसे कभी नहीं होगा आधा चला गया, 2.5 चला गया, 3.5 चला गया, 9। अपने पास इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पूर्ण गुणज के रूप में होगा। और इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण पूर्ण गुणज होगा तो वो उसका फॉर्मूला है Q = Ne। Q = Ne जहां पर n क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो अभी मैंने यहाँ लिखी थी 1 2 3 4, और E का है इलेक्ट्रॉन यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश चार्ज होता है।
तो एक इलेक्ट्रॉन पे बच्चों चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होता है, कितने कूलम आवेश है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। क्या अगर आपको दे दिया जाए एक वस्तु है जिसमें जो है 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। तो ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल होंगे, अपने आगे करेंगे, पर लेकिन एक चीज बच्चों यहाँ ध्यान देना, सबसे न्यूनतम इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हमेशा कितना होगा, 1 होगा। कम से कम आप एक इलेक्ट्रॉन दोगे। अगर एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किया जाता है तो न्यूनतम कितना 1 है, अधिकतम कितना भी हो सकता है 1 2 10 15 अनंत तक, परंतु न्यूनतम कितना होगा, 1 होगा। तो न्यूनतम इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण यानी कम से कम आप एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कर सकते हैं, अन्यथा आप जो है इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। तो ये बात यहाँ पर अपने पास आवेशों के गुणधर्म की बात कंप्लीट होगी। 4 थी, एक आवेशों का योग, सेकंड नंबर था आवेशों का निश्चलता, थर्ड नंबर था संरक्षण आवेशों का संरक्षण, 4 नंबर था आवेशों का क्वांटीकरण। अब इसके बाद तुम्हें एक चीज ध्यान देनी, नोट डाल के, जो मैंने यहाँ नोट डाल के दिखाई है, क्या ये कहता है कोई भी कण है को करते उपस्थित प्रत्येक कण का द्रव्यमान तो फिक्स होगा, पर लेकिन उसका जो है आवेश फिक्स हो ये बात जरूरी नहीं है। जैसे आपने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है परंतु उसका आवेश भी होता है। ऐसे प्रोटॉन की बात करो तो प्रोटॉन का भी द्रव्यमान है और उस पे आवेश भी होता है, पर लेकिन अगर आपने देखें न्यूट्रॉन की जब बात करते हैं तो उसका द्रव्यमान तो है परंतु उसका आवेश शून्य होता है। तो द्रव्यमान हमेशा होगा, प्रकृति में उपस्थित प्रत्येक पदार्थ का द्रव्यमान होगा परंतु उसका आवेश हो ये चीज जरूरी नहीं है। तो ये मैंने नोट डाल के स्पेशल अलग से दिखा दिया है क्या कि न्यूट्रॉन एक ऐसा कण है जिसका द्रव्यमान होता है परंतु आवेश नहीं होता। तो और ऐसी कोई भी कण नहीं है जिसका द्रव्यमान न हो, ऐसा कोई भी कण नहीं है जिसका द्रव्यमान न हो। प्रत्येक वस्तु का द्रव्यमान होगा कुछ ना कुछ, परंतु आवेश हो ये चीज जरूरी नहीं है। तो इसके आगे अपने बच्चों को करते हैं कूलॉम्स लॉ। ये तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, आवेशों के गुणधर्म हो गए। एक साथ में बच्चों आज अपने जो है इन पे आधारित न्यूमेरिकल वो भी करेंगे, पर उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो डालूंगा। आज जो है 2 वीडियो अपलोड की जाएगी, जिसमें एक में तो पहले ये टॉपिक होंगे और सेकंड जो वीडियो होगी उसके अंदर क्या होंगे, उस पे आधारित है न्यूमेरिकल। तो अब अपने एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कूलॉम का नियम। ये कूलॉम का नियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कूलॉम का नियम। कूलॉम लॉ क्या कहता है, कूलॉम एक साइंटिस्ट था, उसने एक नियम दिया था, वो कहता है कि अगर कोई 2 बिंदु आवेश उपस्थित है, अपने पास क्या है 2 बिंदु आवेश है, जैसे मैंने एक ले लिया Q1 और एक दूसरा अपने पास है Q2। अब अगर ये दोनों समान आवेश है तो वो एक दूसरे क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, और अगर विपरीत आवेश है तो एक दूसरे क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। मैंने ये दोनों समान आवेश लिए, ये प्लस Q1 है, ये प्लस Q2, दोनों क्या है बिंदु आवेश है, जिनके बीच की दूरी क्या है r है, जिनके बीच की दूरी क्या है r। अब अगर ये समान आवेश है तो Q1 Q2 पे बल लगाएगा, वो बल लगा रहा है इस तरफ F1, और Q2 जो है Q1 पे बल लगा रहा है, वो बल तुम्हारे पास क्या है F2। तो इस प्रकार तुम्हारे पास क्या है 2 आवेश दे रखे हैं जिसपे Q1 और Q2 2 प्रकार के अलग अलग बल है। अब अगर इनको देखा जाए तो ये क्या कहता है, किन्हीं 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल का मान जो होगा ना, वो उन दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात ध्यान से देखना, ये क्या कहता है कूलॉम्स का नियम कहता है किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला बल जो है उन दोनों आवेशों के परिणाम
परिणाम यानी Q1 और Q2 परिणाम, ये परिणाम के गुणनफल यानी कि F समानुपाती Q1 Q2, समीकरण 1। परिणाम के गुणनफल के समानुपाती, समानुपाती यानी कि Q1 Q2 इसका परिणाम आ गया, समानुपाती अपनों ने निशान लगा दिया। और बीच की दूरी क्या r, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि F व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर, समीकरण 2। व्युत्क्रमानुपाती का होता है बटे में और वर्ग के, इसलिए मैंने क्या लगा दिया r स्क्वायर। अब अगर अपने देखें समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 की तुलना करो तो ये क्या बनता है, समानुपाती Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। क्या किया, समीकरण 1 2 की तुलना की, Q1 Q2 बटे r स्क्वायर, समानुपाती का निशान हटाते हैं तो एक नियतांक आता है k, और क्या आ जाएगा Q1 Q2 बटे r स्क्वायर, जहां k क्या है, जहां k इक्वल टू क्या है, नियतांक है, जिसका मान क्या आता है, जिसका मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये थोड़ा ध्यान देना, 4 पाई एप्सिलॉन 0 k का मान है। Q1 Q2 दो आवेश थे, r उन दोनों बीच की दूरी थी, k नियतांक है, जब उन्होंने समानुपाती का निशान हटाया तो k क्या थी, नियतांक, जिसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पे फिर तुम्हारे पास क्या आ गया, एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0 बराबर होता है विद्युतशीलता, हवा या निर्वात की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता वैसे, और वो माध्यम कौन सा होना चाहिए, हवा या निर्वात, हवा या निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता जिसका मान कितना होता है 8.854 × 10⁻12 कूलम बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 को जो बनाने का तरीका देखना, ऐसे किया, ई टाइप बनाना, अब कौन में इसके क्या लगाना है, 0, जिसे बोलते हैं एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन 0, जो क्या होती है, हवा या निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका मान होता है 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब अगर इस मान को मैं इस फॉर्मूले में रखता हूँ, क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में रख दे तो ये क्या बनेगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 × Q1 Q2 बटे r स्क्वायर, इसका मान 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान क्या है, 8.854 × 10⁻12 × Q1 Q2 बटे r स्क्वायर, जिसका फिक्स मान आ जाता है तुम्हारे पास कितना, k का मान आ जाता है तुम्हारा, अच्छा एक मिनट सॉरी, अपने को जो है इसके अंदर मान नहीं रखना, यहाँ से थोड़ा चेंजिंग है, क्या करना है, ओनली k का मान निकालना है, k बराबर है ना, तो k बराबर रखो, k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान रखो, एप्सिलॉन 0 या पाई का मान रख दो, पाई का मान कितना होता है 3.14 × 8.854 × 10⁻12, ये इसका मान आ जाएगा 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर। k का मान आ गया तुम्हारे पास, क्या आ गया, k का मान क्या था, यहाँ तक बात आ गई थी कि k = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0 हवा या निर्वात की विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता जिसका मान होता है 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब अगर इस k का मान निकालो, 1/4 पाई का मान 3.14 × 8.8 × 10⁻12, तो ये आ जाता है तुम्हारे पास k का मान 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर अपॉन c
स्क्वायर। तो बात समझ में आई। अब इसके आगे तुम्हें क्या करना है, ये कहता है अगर तुम्हारे पास यहाँ पे माध्यम कोई और दे रखा है, माध्यम तुम्हारे पास क्या दे रखा है, कोई और दे रखा है, तो कोई और दे रखा है तो वहां पर अपने क्या कर देंगे, एप्सिलॉन जीरो की जगह खाली क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा। कैसे, ध्यान देना, इसको थोड़ा साफ कर रहा हूं मैं। क्या चीज है का, अगर यहाँ पे तुम्हारे पास है, यहाँ पे इसके आगे करते हैं, यहाँ पे नहीं अलग है। क्या था का, अगर तुम्हारे पास माध्यम अन्य हो, जैसे अन्य माध्यम, अन्य माध्यम की बात करूं तो F बराबर तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। पहले क्या था, एप्सिलॉन जीरो था, अब क्या कर दिया, ओनली एप्सिलॉन आ गया। जहां एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता, क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है, वो भी माध्यम उसकी विद्युतशीलता दी हुई है, जिससे अपने क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन कहते हैं। आगे बात समझ में। तो अब अगर यहाँ पे तुम्हारे पास देखा जाए तो तुम्हें एक नई चीज प्राप्त होगी, एप्सिलॉन। अगर एक नई चीज आ गई तो उसकी तुम्हें अब क्या निकालना, विमा निकालनी। विमा कैसे, जैसे अपने इसका पहले फॉर्मूला बनाओ, एप्सिलॉन का फॉर्मूला क्या होगा। एप्सिलॉन का फॉर्मूला बनाने के लिए तुम्हें जो है सीधा यहाँ से ध्यान देना है, यहाँ पे एप्सिलॉन है, इसको क्या कर दो, वर्ग गुणा, वर्ग गुणा एप्सिलॉन इधर आ गया, इधर क्या आ गया, 1/4 पाई F इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब देखो 1/4 पाई छोड़ दो, Q1 Q2, Q1 के आवेश, आवेश का विमा की बात थी, अपने यहाँ निकाल बोले दो, एप्सिलॉन की विमा, एप्सिलॉन की विमा कैसे निकालें, Q1 Q2, Q क्या चीज है, आवेश है, आवेश की विमा होती है A1 और P1। अब Q1 Q2 दो बार, यानी आवेश दो है, तो अपने इन दोनों का क्या कर देंगे, वर्ग अपॉन में F, F क्या चीज है, बल। फोर्स की विमा क्या होती है, M1 L1 T -2 इंटू R स्क्वायर। R क्या चीज थी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दूरी यानी कि लंबाई, लंबाई को किससे लिखते हैं, L, और R स्क्वायर है, ये कितना आ गया, L का स्क्वायर या L2, दो भी क्या बन जाएगा, T2 A2 अपॉन में M1 L1 और दो कितने हो गए, L3 T -2, जिसे क्या लिख सकता हूँ, ऊपर क्या बन गया, M-1 L-3 T -2, ऊपर जाने के बाद बनेगा +2, +2 T2 कितने हो गए, T4, ये क्या आ गया 2। यानी कि तुम्हारे पास एप्सिलॉन की विमा आ गई M-1 T-3 T4A स्क्वायर। तो बात समझ में आ गई बच्चों, क्या था, अपने पास जो एप्सिलॉन जो है एक ऐसी राशि आ गई थी जो क्या किसी माध्यम की अलग अलग विद्युतशीलता को बताता है। तो उसका फॉर्मूला अपने पास है 1/4 पाई F इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और उसकी विमा होती है M-1 L-3 T4A2। अब इसके आगे तुम्हें प्रवैद्युतांक, प्रवैद्युतांक कैसे बोलते हैं, या अपेक्षिक विद्युतशीलता, ये है जो तुम्हारे पास एप्सिलॉन जीरो है, तो उसे बोलते हैं निरपेक्ष विद्युतशीलता। निरपेक्ष यानी कि वो किसी भी माध्यम के सापेक्ष ज्ञात नहीं करते। जैसे आप लोगों ने छोटी क्लासों में जो है 10th क्लास के अंदर पढ़ा था, क्या जी, अपवर्तनांक। उस अपवर्तनांक को तुमने जो है सापेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक निकाला था। सेम ऐसे इसके अंदर भी क्या होते हैं, सापेक्ष और निरपेक्ष विद्युतशीलता होती है। तो अपने बात कर रहे हैं
विद्युतशीलता, निरपेक्ष विद्युतशीलता तो तुम्हारे पास है एप्सिलॉन 0। अपेक्षित विद्युतशीलता या प्रावैद्युतांक किसे बोलते हैं? मैं यहां लिख रहा हूं प्रावैद्युतांक। प्रावैद्युतांक अगर देखा जाए तो ये बोलते हैं, ये कहते हैं किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता और हवा या निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात। किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता, किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता अगर आपने देखें और हवा या निर्वात की विद्युतशीलता, जैसे हवा या निर्वात की विद्युतशीलता को अपनों ने क्या लिखा था F, और किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता आ गया Fm। फॉर्मूले से निकालना है F बटे Fm। F का मान क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q1 Q2 बटे r² अपॉन में Fm 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q1 Q2 बटे r²। इससे ये कैंसिल हो गया, ये बटेगा क्या बनेगा एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जिसे लिखते हैं एप्सिलॉन r, यानी कि एप्सिलॉन r हमारे पास क्या आ गया प्रावैद्युतांक, जहां एप्सिलॉन r हो गया प्रावैद्युतांक, या जिसे क्या बोलते हैं अपेक्षित विद्युतशीलता, यानी कि किसी भी माध्यम के सापेक्ष अगर किसी विद्युतशीलता ज्ञात करनी हो तो उसे बोलते हैं अपेक्षित विद्युतशीलता, जिसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन r बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। किसी भी, अब देखो इससे ये परिभाषा बढ़ गया, किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता और हवा या निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाता है प्रावैद्युतांक कहलाता है। तो प्रावैद्युतांक बराबर एप्सिलॉन r क्या कहलाता है प्रावैद्युतांक। अब इसका मान होता है, इसका मान तुम्हें कुछ ध्यान रखना, क्या जैसे कुचालक पदार्थ, अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग विद्युतशीलता होगी। मैं यहां लिख रहा हूं पदार्थ और यहां आ जाएगा एप्सिलॉन का मान, क्या लिख लो एप्सिलॉन का मान। तो कुचालक पदार्थों के लिए एप्सिलॉन r जो हमेशा क्या होगा 1 से ज्यादा होगा। कुचालक पदार्थों के लिए एप्सिलॉन क्या होगा 1 से ज्यादा। अगर अपनी बात करें चालक पदार्थ की, तो चालक पदार्थों के लिए एप्सिलॉन r क्या रहता है इंफिनिटी, हमेशा क्या रहेगा इंफिनिटी, अनंत रहेगा। और अगर अपने बात करते हैं पानी का, एक तुम्हें याद कर लो, तो पानी का विद्युतशीलता वो कितनी होती है 80, जो क्या है अधिकतम है, जो क्या है अधिकतम होती है। क्या किसी भी पदार्थ की विद्युतशीलता तुम्हें कुछ चीजें याद रखनी है, कुचालक पदार्थ जैसे लकड़ी दे दिया, प्लास्टिक दे दिया, तो उसके लिए उसका प्रावैद्युतांक विद्युतशीलता क्या हमेशा 1 से कम होगी। अगर कोई चालक पदार्थ जैसे तांबा है तो उसका विद्युतशीलता क्या होगी इंफिनिटी अनंत। और अगर पानी दे दिया तो उसकी विद्युतशीलता क्या होती है 80, जो क्या चीज तुम्हारे पास अधिकतम है। तो इस प्रकार प्रावैद्युतांक या विद्युतशीलता वो बात समझ में आ गई, किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता और हवा या निर्वात की विद्युतशीलता जो है उस माध्यम का प्रावैद्युतांक कहलाता है। ओके, अब इसके आगे क्या करना है, अब इसके आगे तुम्हें जो सदिश दे रखे हैं उन सदिशों को क्या करना है निरूपण करना है। निरूपण करने के लिए जो है थोड़ा ध्यान रखना, सदिशों की जैसे दिशा कैसे निकालोगे, ये साथ साथ में आप लोग जो है नोट करते रहें, नोट्स इनके बनाते रहें। और ध्यान रखना आज जो है 2 वीडियो अपलोड करने वाला हूं मैं, जिसमें एक में इन पर आधारित न्यूमेरिकल होंगे और एक में क्या होंगे जो अपने टॉपिक चल ही रहे हैं।